हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ एंड लाइफ में और मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और आज हमारे साथ दो सिलेब डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल जी से। हेलो सर, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में आँखों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दुनिया को खूबसूरती से देखना है तो आँखें अच्छी और खूबसूरत होनी बहुत ज़रूरी है, और उनको अच्छा और खूबसूरत किस तरह से रखा जाए उसमें हमारे डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं। और इसके साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी डॉक्टर सुनीला खंडलवाल जी को। शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। और एक बात कही जाती है कि इस दुनिया में हमारा पहला कदम एक गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू ही रखा जाता है, और इनका योगदान हमारी सबकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र जी से पूछना चाहूँगी, सर, ये डॉक्टर आप बने हैं, इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ दिस लाइफ। कैसे आपने शुरुआत की, कैसे सोचा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मुझे लगता है कभी मैंने सोचा नहीं। बचपन से ही जैसे होता है ना कि स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ते पढ़ते जाते ही मन में इच्छा हुई कि आगे बन के डॉक्टर ही बनना है। और मुझे याद भी नहीं कि कब से विचार आया, लेकिन जब से मुझे कोई होश संभालने की बात करें या कुछ याद है कि मैं क्या करना चाहता था, तो मुझे ये ध्यान है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं सर्जन बनना चाहता था। ओके, मतलब बचपन से ही टारगेट्स थोड़े क्लियर थे आपके। मैम, आप बताइए, आपने कैसे सोचा कि आपको यू वांट टू बी इनटू दिस फील्ड? मैं सोचती हूँ गॉड क्रिएशन इज़ ह्यूमन बीइंग, एंड एक तो ह्यूमन बीइंग खुद आपने जन्म लिया, फिर एक डॉक्टर घर में जन्म लिया, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर। साथ ही मैंने जो देखा, मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे को घटना याद है कि मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे लग रहा था कि हालांकि सब एजुकेटेड थे लेकिन फीमेल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा था। तो शुरू से मेरे मन में था कि मैं कुछ समथिंग आई विल डू विद द फीमेल, एंड सिंस आई वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, आई थिंक दैट वाज द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे, एंड आई एम लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी दैट मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना मतलब मौका मिला, एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, एंड थैंक्स टू माय होल फैमिली दे सपोर्टेड मी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की है, बहुत हाइट्स तक आप पहुंचे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की होंगी और आपने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया होगा, बहुत सारी डिवोशन इन्वॉल्व है इसमें। और आज आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ हैं, जिसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र लेज़र फीको सर्जरी सेंटर। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसे मैडम ने बताया, ऐसे ही मेरा एक सपना था कि राजस्थान में हमारे आई के फील्ड में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैं पीजी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, तो हम देखते थे कि जो भी आदमी दिल्ली जाता था वो बाहर चला जाता था। तो मैंने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि आई विल कम बैक टू जयपुर। तो उनका कहना था नहीं, अब तो दिल्ली गया है तो दिल्ली से बाहर ही चला जाएगा, क्योंकि सभी लोग एम्स से बाहर चले जाते थे। मैंने कहा नहीं, मुझे जयपुर में आके कुछ ऐसा करना है जो राजस्थान में या जयपुर में अभी तक अवेलेबल नहीं है। राजस्थान के ज़्यादातर पेशेंट्स को अच्छे आई ट्रीटमेंट के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था। कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, इस तरह के जो भी नियर बाय सिटीज़ हैं राजस्थान के आसपास, बड़े सिटीज़, उनमें जाते थे। लेकिन राजस्थान के लोग अच्छे ट्रीटमेंट के लिए राजस्थान में रुकते नहीं थे। तो मेरा शुरू से एक सपना था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जहाँ पे कि सभी लोग बाहर जाने के पहले सोचें कि हमें जयपुर से बाहर जाना है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों नहीं उपलब्ध है या नहीं है, इसको चेक कर लें। और मुझे खुशी है कि आज हमारा जो हॉस्पिटल है वो इस बात को पूर्ण रूप से साकार कर रहा है कि कोई भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट अगर इंडिया में कहीं शुरू होता है तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट हम ही शुरू करते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हमने एशिया में भी पहले शुरू किए। ग्रेट, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो मैम, आप भी यू आर अ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट एंड मेनोपॉज स्पेशलिस्ट। सो मैम, आपका कैसा रहा ये सफ़र इस मुकाम तक पहुंचने तक का? आई थिंक इतना तुमने मुझे ओवरवेलम कर दिया ये क्वेश्चन पूछ करके क्योंकि ये मेरे बहुत ही दिल के नज़दीक था ये सब्जेक्ट। एंड बचपन से जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एंड जैसे जैसे मैं अपने फीमेल पेशेंट से इंटरेक्ट करती रही, तो मुझे लगा गवर्नमेंट है, सब कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं, फैमिली वेलफेयर एंड एवरीथिंग वाज सो मच इन द फ्लो, बट मेनोपॉजल हेल्थ मतलब फीमेल जो एक औरत की ज़िंदगी, जो पूरी ज़िंदगी अपनी घर गृहस्थी और अपनी ड्यूटीज़ निभाती रही, लेकिन उसका हेल्थ जब उसकी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई वो कौन ध्यान रखेगा। तो मेरा जो मैंने देखा कि आफ्टर द मेनोपॉज व्हेन द फीमेल्स हैव बोथ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिटोरिएटिंग। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी कंट्री जैसे डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर कि पॉपुलेशन की इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन वीमेन आउटलिव मैन। एंड ओवरऑल आप देखिए कि
पहले 63 थी अपने एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 है, एंड बाय 2030 इट विल बी 75. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो 1/3 ऑफ द लाइफ of the women is in after the menopause. That means 40-45 years में अगर menopause है तो till 75 she has to spend her life after the menopause. और उसमें जितनी physical and mental problems हैं, उन problems को कैसे सॉल्यूशंस उनके दिए जाएं, कैसे मैनेज किया जाए, परिवार वालों को, उसमें समाज को, सबको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि समाज महिला स्वास्थ्य के प्रति उदासीन ना हो, और स्पेशली प्रौढ़ महिला स्वास्थ्य के प्रति, जिसके ऊपर पूरा दायित्व है देश का, बच्चों का, सबका, उनकी जीवन गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए. सो इट वाज माय पैशन, एंड माय जर्नी टू दिस पैशन वाज very like, I must say, it was like ups and downs, but always I was being encouraged from my patients as well. एक अच्छी सी एक महिला की एक स्माइल जो कि बहुत ही बुरी हालत में है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी इम्प्रूव करके जो मुझे खुशी मिली उसी से बढ़े. और आज से करीब 17 साल पहले मैंने इस कंसेप्ट को मैं इंडिया लाई, इसकी एक सोसाइटी बनाई, और आज देखिए उस सोसाइटी में 2500 मेंबर हैं, 36 जगह पे. फर्स्ट चैप्टर हमारा था जयपुर में, और 36 चैप्टर हैं, और नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया इज़ नंबर 1 in view of researches, and we have really created lot of awareness, and God has blessed me कि जो मेरा ड्रीम था वो I felt it was like it come true. And when I became the president of Indian Menopause Society, from a simple secretary to the president, my journey was very very good, and I'm thankful to all the clinicians of all the branches who have supported, because at this particular age women need orthopedician, physician, cardiologist, everybody. That's a very well motivating answer you have given to our audience and women. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कॉन्सेप्ट आप, जो थीम आप, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे राजस्थान को, आप राजस्थान में लेकर आए, आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, किस किस तरह की दिक्कतों का सामना किया? कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जब आपको लगा होगा कि ये शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसे आपने उनको ओवरकम किया? देखो, आपने जो बताया, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं तो सबसे पहले तो खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी सही है या नहीं है. फिर टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए कुछ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं जिनको हासिल करना पड़ता है. पैसे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी लोन्स जो हैं वो पहले से काफ़ी सिंपल हो गए हैं, बट फिर भी कुछ लोगों में मुश्किल है, क्योंकि लोन्स के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होता है. हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमें किसी बैंक में जब भी जाते थे लोन के लिए तो वहाँ दिक्कत आती थी. बट लकीली हमें एक पर्सन ऐसा मिला जिसने हमारे सपने को साकार किया. मैंने उनसे बाद में पूछा भी कि सर आपने हमें लोन दे दिया जबकि हमारे पास पूरी सिक्योरिटी नहीं है. तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा है कि आपका एक सपना है. तो मुझे लगा सपने में कोई बेईमान नहीं होता, और सपने को साकार करने के लिए अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो ये अच्छी बात है. और उनकी इस सोच की वजह से राजस्थान में नई टेक्नोलॉजी लेज़र की हम शुरुआत 99 में कर पाए. जब हमने इसको शुरू किया तो काफ़ी लोगों का अपोजिशन था, कुछ डॉक्टर्स का था, कुछ पेशेंट्स का था, कुछ मीडिया का था. सभी को लगता था कि चश्मा अगर हट सकता होता तो सभी लोग चश्मा हटवा लेते. कोई हमें कहता था कि प्रधानमंत्री चश्मा क्यों लगा रहा है जब चश्मा हट सकता है. तो हम उनसे कहते हैं कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती. लेकिन इस तरह के कमेंट्स भी हमें सुनने को मिलते थे कि जब प्रधानमंत्री अगर कोई टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो अफोर्ड करेगा, और अफोर्ड करेगा तो उसको हटवाएगा, लेकिन नहीं हटवा रहा है इसका मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है. बट पिछले 12 साल में मैं कह सकता हूँ कि हमने कितने लोगों के चेहरे पे खुशी देखी है, कितने लोगों को अपनी आत्महीनता या उनको जो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा था उसको हासिल करते हुए देखा है, और फिर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किए हैं, और वो हमें आके धन्यवाद देते हैं कि सर हमें ये चीज़ तकलीफ आ रही थी, हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, काम करने का मन नहीं था, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, वो सब चीज़ें बढ़ने लगी, जुड़ने लगी. और आई थिंक ये जो आपने अभी डिस्कशन किया, आपको रोकना चाहूँगी कि गर्ल्स में जो प्रॉब्लम आती है, रिश्ता टूटना, ये हो गया. आई थिंक ये भी अजीब तरह की हमारी सोसाइटी में अवेयर कराना बहुत जरूरी है. आई थिंक आपके थ्रू ये अवेयरनेस भी आई होगी कि लोगों को कि अगर नहीं, चश्मा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन समाज मानता है, और ये समाज सिर्फ हमारा ही नहीं है, विदेशों में भी ये मानते हैं. चश्मे को कुछ लोग हीन भावना से देखते हैं, जबकि चश्मा, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी ज़रूरत है खाना खाना, क्योंकि पेट नहीं भरता उसके बिना, उसी तरह से अगर आंखों साफ नहीं दिख रहा है, आपने चश्मा लगा लिया, सर्दी होती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं या एसी चलाते हैं. तो ऐसी चीज़ है, चश्मा पहनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इसको बीमारी का रूप धारण कर दिया है, और उसके वजह से समाज में एक हीन भावना आ गई है कई लोगों में जो चश्मा लगाते हैं, या खास करके जिन लोगों का चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, वो मोटा चश्मा पहनना पड़ता है, तो उनको लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है, या कुछ लोगों ने कमेंट्स कर करके उनके मन में एक भावना भर दी है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते.
और कुछ जगह नौकरी में जहाँ इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि चश्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हुई और आदमी का चश्मा ढूंढने में टाइम ख़राब हो गया तो हो सकता है कि वो इमरजेंसी की वजह से नुकसान हो जाए। इसलिए चश्मे को एक बीमारी माना जाता था। मेरा एक सपना था कि कोई भी आदमी जो चश्मा हटवाना चाहता है उसके लिए सबसे लेटेस्ट सुविधाएँ राजस्थान में उपलब्ध हों, और हम आज इस काम को पूरा करने में सक्षम हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड आंसर टू अस। थिंक ऑडियंस को बहुत ज़रूरत थी इतनी अवेयरनेस की। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यू हैव अचीव्ड क्वाइट अ लॉट इन योर लाइफ इन सच अ यंग एज, आई थिंक, एंड आप फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं, आपने वहाँ का माहौल देखा है, वहाँ की अवेयरनेस इन पीपल, लोगों के अंदर देखी है। हाउ यू सी दिस न्यू इंडिया, हाउ इज़ इट ग्रोइंग? आप यू हैव बीन इनटू सो मैनी रिसर्चेस आपने की हैं, एंड यू हैव अटेंडेड एंड गॉट मैनी मेंबरशिप्स, फेलोशिप्स. How you see this new India exactly? I think it's very bright. The future of India is very, very bright, and this particular comment is based on my own experiences, because I have seen in my teaching career, maybe 30 years of teaching career, I really find when I teach these young generation, they are really very much interested in mature women health, maybe because their mother is suffering, maybe their sister is suffering, or maybe whosoever, so they are really concerned. And मैं कहना चाहूँगी कि फ्यूचर इंडिया में यंग जनरेशन ने इस कंसेप्ट को समझा है, एंड इस कंसेप्ट को लाने में मैंने एक यहाँ पर CD भी बनाई थी, एंड दिस वाज, अब नाउ दिस CD हैज़ बीन सर्कुलेटेड ऑल ओवर इंडिया, एंड MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेनोपॉजल हेल्थ पे एक कंपलसरी चैप्टर कर दिया है, एंड थ्रू दिस द अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है. यंग जनरेशन इज सेंसिटाइज्ड, आई मस्ट से इट इज़ सेंसिटाइज. ज़रूरत है संवेदनशील समाज की जो इस यंग जनरेशन का सपना पूरा करे और उनका साथ दे. जी मैम, तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो प्रोफेशन है आई स्पेशलाइजेशन का, आई थिंक काफ़ी यंगस्टर्स इसमें आना चाहते हैं, बट कई बार मेडिकल स्ट्रीम में आते आते भटक जाते हैं, हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है करते करते. व्हाट यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द यंगस्टर्स जो इस स्पेशलाइजेशन में आना चाहते हैं, कि किस तरह की हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऑब्वियसली उनको डेडिकेशन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक बात आपने की है इस स्पेशलाइजेशन की, मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चिकित्सक बनना चाहता है तो उसको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसको अपनी फैमिली को भूलना पड़ेगा, उसके वर्किंग आवर्स आम आदमियों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, उसका डिवोशन, डेडिकेशन टू द सब्जेक्ट और पैशन टू द सब्जेक्ट शुड बी देयर. अगर कोई आदमी मेडिकल में आने के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन टाइम देने के लिए या उसमें अपने जीवन को लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसका सफल होना मुश्किल है. दूसरी बात आपने बताई कि जहाँ तक आई में कोई आना चाहता है तो आई स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट स्पेशलाइजेशन, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आई स्पेशलाइजेशन में आजकल ये इक्विपमेंट डिपेंडेंट ब्रांच हो गई है, जिसमें कि काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं और उनको मीट आउट करना हर एक के लिए संभव नहीं है. ऐसे में मेरी सलाह है कि लोग अगर ग्रुप बना के काम करें, इंस्टीट्यूट बना के काम करें, जहाँ पे एक साथ 5, 10, 15 डॉक्टर्स काम कर सकें, तो वो अपनी जो सपना है उसको पूर्ण रूप से साकार कर पाएंगे. साथ ही साथ आई में भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन हो गया है, कॉर्निया अलग है, रेटिना अलग है, ग्लोकोमा अलग है, चश्मा हटाना अलग है, ऐसे महंगापन अलग है, काफ़ी विशेषज्ञ हमें आई में भी डिवीज़न हो गया है. और इस डिवीज़न में अगर कोई आदमी किसी एक स्पेशलाइजेशन में ही ज़्यादा काम करता है तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाता है. मैम, आप 17 साल से मेनोपॉज सोसाइटी से एसोसिएटेड हैं. What awareness or message you want to give to our Indian women, because I think ये जो concept आपने introduce किया है इंडिया को, I think अब सब जानते हैं इस बारे में because of your hard work. Please बताइए कुछ इस बारे में हमें. थैंक यू फॉर योर कमेंट्स. लेकिन मैं ये चाहूँगी कि एक सिंपल शब्द में कि स्टे हेल्दी आफ्टर 40. यू नीड टू बी हेल्दी. आपको हेल्दी रहना है प्रेगनेंसी के दौरान, आपके जब आप बड़े हो रहे हैं, जब आप यंग मीन्स जब आप किशोरी बनने जा रहे हैं, आपके ऊपर समाज की, आपके पास बच्चों की, सबकी जिम्मेदारियां हैं. लेकिन आफ्टर 40 आपकी और जिम्मेदारी है, जो अभी तक आपने समाज से लिया है उसे इस समाज को देना है, और वो तब जी पाएंगे जब आप चुस्त दुरुस्त और अपना हेल्थ पे ध्यान रखेंगे. बढ़ती हुई आयु के साथ बढ़ती हुई समस्याएं हैं, मानसिक परेशानियां जैसे चिड़चिड़ापन है, हॉट फ्लशेस हैं, स्मरण शक्ति कम होना, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस कम होना, ये मानसिक परेशानियां. साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर्स, स्मरण शक्ति कम होना, और भी इतनी जो समस्याएं आके जो खड़ी हो जाती हैं एज के साथ साथ.
उनको प्रिवेंट करना। एंड आई थिंक प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का एग्जैक्ट मैसेज आफ्टर 40 पहुंचता है, जब इन सब चीज़ों की, इन सब परेशानियों को एक महिला सामना करती है। तो इसी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया जिसमें सारे देश में जिस तरह से ये सेंटर काम कर रहे हैं, स्पेशली जो मैंने आज से 17 साल पहले मेनोपॉज सेंटर की यहाँ पर जयपुर में स्थापना की, HRT रिसर्च सेंटर बनाया, वो सब चीज़ें जोड़ के और उसके साथ हमने एक बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग चीज़ अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हूँ मैं डॉक्टर, हूँ मैं गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर मी व्हेन आई प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये पूरी हमने इसी महिला स्वास्थ्य पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और इस फिल्म सुमंगला इसका नाम है। इट इज़ जस्ट कि हाउ वन कैन कीप हेल्दी एट दिस एज, एंड पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम समय समय पर पोस्टर, न्यूज़लेटर्स, लीफलेट्स, कैंप्स ये भी सब लगाते रहते हैं। और साथ दिया हमारा NGOs ने, जिन्होंने हमें समय समय पर, क्लब्स ने जिन्होंने बुलाया और इस सब्जेक्ट पे जानकारी ली। और महिलाएं तो मैं कहूँगी इतना खुश हैं इस चीज़ को कि हमें भी कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमारा भी अब कोई स्वास्थ्य का और हमारी जीवन गुणवत्ता का ध्यान कर रहा है। तो दैट्स लाइक माय अचीवमेंट एंड माय पैशन टू इट। जब मैं आपसे आपके हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ मरीजों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती, कुछ को आकर पता चलता है शायद, अच्छा ये भी होता है, अच्छा दिस इज़ ऑल्सो देयर, सो हाउ यू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस? देखो, अवेयरनेस के लिए मीडिया का रोल काफ़ी है। मीडिया से हमें समय समय पे हेल्प भी मिली है, लेकिन अभी भी मीडिया में हमें हेल्प की और ज़रूरत है। खास करके जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर मीडिया उसके बारे में कवरेज करे, उसके बारे में लोगों को जागरूकता बताए। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट से बताए, उसकी कमियां बताए, उसकी अच्छाइयाँ बताएं, उसकी उपयोगिता बताए कि कहाँ पे वो काम आ सकती है और कहाँ वो काम नहीं आ सकती है। क्योंकि कई बार हमें ये समझाने में भी मुश्किल आती है कि भाई ये ट्रीटमेंट नया है, अच्छा है, लेकिन आपके लिए नहीं है। क्योंकि हर डिजीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। कई मरीज ऐसे आते हैं कि साहब हमारा ये काम है, आप तो उससे कर दो। उसको समझाओ कि भाई भेंगापन लेजर से नहीं होता है, वो कहता है नहीं साहब मैं तो लेजर से ही कराना चाहता हूँ। तो कभी कभी हमें ये भी दिक्कत आती है कि हम उसको समझाने में मुश्किल होता है कि भाई हमारे पास अच्छा सेंटर है, सारे साधन है, लेकिन हर चीज़ का इलाज एक ही मशीन से नहीं होता है। हर काम के लिए डिफरेंट मशीन्स या डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट सर्जिकल अप्रोच होती है। तो वो समझाने के लिए भी हम मीडिया का उपयोग चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट यहाँ होता है उसके बारे में, कभी कभी अखबार में न्यूज़ इस तरह की आती है कि राजस्थान पीछे है, जयपुर पीछे है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं कि हम जयपुर में काम कर रहे हैं, वो इसलिए कि जयपुर में काफ़ी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध हैं जो मीडिया को पता नहीं है, लेकिन वो दिल्ली, बम्बई या कहीं और की न्यूज़ को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि साहब है ना ये टेक्निक बॉम्बे में स्टार्ट हो गई है और इंडिया में पहली बार हुआ है, जबकि अगर उसको हम 2 साल से जयपुर में पहले कर रहे होते हैं। तो कहाँ मतलब एग्जैक्ट प्रॉब्लम किधर है अवेयरनेस में? प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऐसा सोच है कि हम जयपुर में रह के खुद को गिरा हुआ समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि जयपुर में कोई अच्छी चीज़ शुरू नहीं हो सकती, इंडिया में कोई काम शुरू होगा तो जयपुर में नहीं होगा, पहले बम्बई में होगा या दिल्ली में होगा। वो एक शायद आता है, वो पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन आजकल क्या है, जब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट अवेलेबल है, हर आदमी को क्या नई टेक्नोलॉजी है ये जानकारी हासिल करने का अधिकार है, उसको सुविधा है। जयपुर में बैठे हुए डॉक्टर्स भी इस काम को कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने मैडम का सुना, इन्होंने इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की स्टार्टिंग जयपुर में की। मेनोपॉज हैपेंस टू एवरी फीमेल आफ्टर सर्टेन एज, लेकिन जयपुर ने शुरुआत की। ऐसे ही हम बता रहे हैं कि हमने कई चीज़ें जयपुर में शुरुआत की जो इंडिया में हुई, लेकिन क्या होता है मीडिया का सपोर्ट नहीं होता है, तो पब्लिक को लगता है कि जयपुर में तो शुरू नहीं होगा, चलो बॉम्बे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि बॉम्बे में भी नहीं हुआ तो चलो विदेश चलते हैं। आपको क्या लगता है ये ज्यादा होता है कि एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे कहा, इंस्टेड ऑफ पीपल एक दूसरे से स्ट्रेट जाने की बजाय शायद एक दूसरे की कई बातों पर ज्यादा विश्वास? देखो, एक दूसरे के जो बात है उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि वो विश्वास बनता है कि मैंने आपसे पूछा कि भाई ये काम आपने वहाँ कराया, अच्छा है, आपने कहा अच्छा है तो मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन इसका जो स्प्रेड है वो बहुत स्लो है। मीडिया का रोल इसलिए ज़रूरी है कि वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को जागरूकता ला सकता है, और फिर अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो जल्दी साफ भी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ चालू करोगे या अच्छा काम करोगे या नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो स्टे करेगी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आएगी और मीडिया उसकी जागरूकता नहीं बढ़ाएगा तो उसको फैलने में इतना समय लग जाता है कि फिर आदमी वापस सुनने लगता है कि अच्छा बॉम्बे में हो रहा है। जी। वो समझना ज़रूरी है। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप यू आर सच अ सीनियर डॉक्टर, सो जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो यूथ है इस प्रोफेशन में आ रहा है, हाउ यू लुक अप टू देम, कि कैसा है, क्या उनमें उतनी ही डेडिकेशन और अवेयरनेस आप देखते हैं जो मतलब वी सी इन आवर सीनियर डॉक्टर्स? कितना फ़र्क है?
मैं सोचती हूँ कि क्योंकि मेरा यंग पेशेंट्स, टीनेजर पेशेंट से भी मेरा कांटेक्ट रहा है, ट्रीट करते हैं, और स्टूडेंट से भी रहा है, तो आई थिंक आई हैव अ वाइडर विजन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन रिप्लाई। जहाँ मैं पेशेंट्स की तरफ देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स खुद, गर्ल्स सारा नेट पे सर्च करके अपनी बीमारी के बारे में पूरी अपनी जानकारी लेके आती हैं। मे बी अगर अधूरी जानकारी है तो ज़्यादा क्वेश्चंस होती हैं, बट इट इज़ बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू इंटरेक्ट अ पेशेंट ग्रुप फॉर यंग जनरेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर अपन यंग जनरेशन अपकमिंग डॉक्टर्स को देखते हैं तो आप देखिए यंग डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ नया करना चाहते हैं, एंड आई थिंक आई एम जस्ट सपोर्टिंग एंड आई हैव क्रिएटेड ओपन प्लेटफॉर्म फॉर देम कि लुक, the nation wise, world wise, population wise, we are all working for family welfare, but it is a very small group because India जो है वो फेस करने वाला है एक ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि एक ओल्ड एज इंडिया होगा, एक ओल्ड एज इंडिया जिसमें 103 मिलियन मेनोपॉजल वुमेन होंगी और ओनली 63 मिलियन मैन होंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस ग्रुप ऑफ वुमेन, इट्स आइसबर्ग ऑफ अ प्रॉब्लम विच वी आर सीइंग। और आगे वाली जनरेशन को मैं चाहती हूँ ये जो कंसेप्ट हम लाए हैं, जितनी अवेयरनेस जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए CD बनाई है, खुद महिलाओं के लिए मैंने ये बुकलेट लिखी है जिससे वो खुद पढ़ें, खुद अपना रिस्क स्कोर असेसमेंट करें कि क्या उन्हें आगे भविष्य में कैंसर हो सकता है, क्या उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्या उन्हें हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो थोड़ा प्रोवोक करना पड़ेगा। एंड यंग जनरेशन में देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, इट्स अ ब्रांच वी नीड टू वर्क हार्ड। ईदर यू चेंज योर, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेस, either you change, improve your skills, or you change your dreams. So my message to them is work hard, dedication, commitment, and update your knowledge. This is the era जहाँ पर evidence based research medicine होनी चाहिए। तो अपडेट करिए, बेस्ट पॉसिबल ट्रीट करिए, बट डोंट चेंज योर ड्रीम्स, द सक्सेस विल बी इन योर फुट। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग डॉक्टर्स को जो इस फील्ड में आ चुके हैं या जो अभी मेडिकल लेने वाले हैं? मैं डॉक्टर्स को भी देना चाहूँगा, पेशेंट्स को भी देना चाहूँगा। जी 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 जरूर। डॉक्टर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो मैडम ने कहा बिल्कुल सच है कि आप अपने ड्रीम्स रखिए, डोंट डिक्रीज योर ड्रीम्स, मेक देम रादर बेटर और हायर, बट डू हार्ड वर्क, दैट इज़ एसेंशियल। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा अगर कोई भी सक्सेस, सफलता आपको पानी है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा मरीजों से कि अपने चिकित्सक पे, खास करके मैं कहना चाहूँगा अपने लोकल चिकित्सकों पे, जयपुर के या राजस्थान के या जहाँ भी हम रह रहे हैं, उन पर विश्वास रखें, उनसे झगड़े नहीं, उनके ऊपर अविश्वास ना करें, उन्हें शक की निगाह से ना देखें, उनकी काबिलियत पर विश्वास रखकर अपनी सारी चीज़ें उनको बताएं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ एक बात बताता है, दूसरी भूल जाता है, कई बार वो एक बात छुपाना चाहता है और इसकी वजह से उसके इलाज में कभी कभी कोई गलत चीज़ होती है, तो वो ये कहना चाहता है कि डॉक्टर ने गलती करी, जबकि बॉम्बे जाके मैंने काम कराया तो सही हो गया। जब वो बॉम्बे जाता है तो परेशान हो चुका होता है, वो एक की जगह 10 बात बताना चाहता है और अपने चिकित्सक के पास जाके वो सिर्फ एक बात बता के चाहता है कि उसका पूरा इलाज हो जाए। इसमें कभी कभी जो गलती होती है उसके लिए आपस के सौहार्द को ख़त्म नहीं करते हुए अपने चिकित्सक पे विश्वास रखें और उसको सारी बात बताने की कोशिश करें, कुछ उससे छुपाएं नहीं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर्स डे पे मैं कहना चाहता हूँ कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ेगा तो ये सभी के लिए लाभदायक होगा। Thank you so much as celeb doctors for such a wonderful and qualitative information to us. So friends, this is all about for today our Life and Life show. और हमें आज इतनी अच्छी information मिली है regarding two different fields, two different careers and two different problems. And thank you so much once again and happy Doctors Day once again. Thank you. This is all about Life and Life for this week. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।